देखिए, समुद्र का जो पानी होता है वह सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से खींचा जाता है। यानी अगर समुद्र का पानी ऊपर की ओर खींचा जाता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। और ये क्यों ऊपर की ओर जाता है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, और जब वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं पृथ्वी की ओर, तो पृथ्वी स्वयं तो उनकी तरफ जाती नहीं क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो पृथ्वी का जो लिक्विड है वो उनकी ओर आकर्षित होता है। तो जैसे ही उनका लिक्विड, पृथ्वी का लिक्विड आकर्षित होता है तो उसको हम ज्वार कहते हैं। और जब ये पानी ऊपर की ओर उठता है तो उसको हम ज्वार कहते हैं, और जब ये पानी वापस नीचे की ओर जाता है तो उसको हम भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटा। इंग्लिश में इसे टाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइड कहा जाता है। तो आज हम उसी ज्वार भाटे के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ फाइल्स यहां मैं आपको दिखा दूं। यहां पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये पृथ्वी है, ठीक है, घूर्णन कर रही है, और ये उसका उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है, ये भी इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। तो अपने अक्ष पर घूमना उसे घूर्णन कहा जाता है, और किसी के चारों ओर घूमना उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, घूर्णन भी कर रहा है, और उसके साथ में पृथ्वी का परिक्रमण भी कर रहा है। तो ये स्थिति आपको पहले से पता होगी क्योंकि जब हमने पढ़ाया था इनकी गतियों के बारे में तब हमने ये जानकारी ली थी। यहां सूर्य है, येलो रंग का आपको जो दिखाई दे रहा है सन है, सूर्य है। तो ये स्थिति क्या है कि ये चलती रहती है। जब ये स्थिति चलती है ना, तब चंद्रमा और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जब चंद्रमा और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तब क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर जो पानी की मात्रा है वो उनकी तरफ आकर्षित होती है, और पानी है जो आगे की ओर बढ़ जाता है। अब जब पानी आगे की ओर बढ़ जाता है तब क्या होता है? तब ज्वार आता है, और जब पानी नीचे चला जाता है तो भाटा आता है। तो इस टाइप से हम इसको ज्वार और भाटा नाम से जानते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ बातें समझने के लिए, अगर हम सूर्य और चंद्रमा दोनों की बात करें तो सूर्य बड़ा है, चंद्रमा छोटा है। अगर हम कहें कि चंद्रमा कितना छोटा है तो चंद्रमा लगभग 2.6 लाख गुना सूर्य से छोटा है। कितना छोटा है? 2.6 लाख गुना सूर्य से छोटा है। परंतु फिर भी पृथ्वी के ऊपर जो ज्वार का निर्धारण करता है, ज्वार भाटे का निर्धारण करता है, वो चंद्रमा करता है। कौन करता है? चंद्रमा करता है, सूर्य की अपेक्षा। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि सूर्य तो बहुत बड़ा है और चंद्रमा बहुत छोटा है, फिर भी चंद्रमा ज्वार भाटे का निर्धारण क्यों करता है? क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि जो चंद्रमा ये पृथ्वी के नजदीक है। चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है। कितना नजदीक है? तो ये लगभग 380 गुना नजदीक है। कितना नजदीक है? 380 गुना सूर्य की अपेक्षा, यानी कि ये इतना नजदीक है। तो कोई चीज नजदीक होती है ना तो उसका इफेक्ट पड़ता है, कंपैरिजन जो दूर चीज है उससे। तो चंद्रमा नजदीक होने की वजह से ये पृथ्वी पर ज्यादा क्या करता है? इफेक्ट डालता है, और सूर्य की अपेक्षा 2.17 गुना अधिक ज्वार को उत्पादित करता है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, ये चीजें कुछ हमें ध्यान में रखनी है, इसको मैं लिखवाऊंगा अभी, पर आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि ज्वार भाटा जब पृथ्वी पर आता है तो ये दोनों उसके पीछे कारण में शामिल होते हैं, परंतु अधिक कारण पूछा जाए तो हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम ज्वार भाटा की बात करेंगे तब हम चंद्रमा और पृथ्वी की गणना करेंगे, और सूर्य को उस समय हम थोड़ा सा साइड में रख देंगे। परंतु सूर्य भी काम आएगा, वो भी किसी परिस्थितियों के अंदर काम आएगा, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे हम जाते हैं, एक और फाइल हम लेते हैं यहां से। यहां आप देखेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये सूर्य है और ये चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा दोनों यहां आपको दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जो ये बाहर आई हुई आकृति है, ये क्या है? ज्वार है।
और ज्वार इसके अकॉर्डिंग ही रहता है। देखिए जहां जहां चंद्रमा जा रहा है वैसे वैसे ज्वार है जो चंद्रमा के इर्द गिर्द घूम रहा है, सूर्य का यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि चंद्रमा के कारण ही ज्वार भाटा है जो उत्पादित होता है। तो सबसे बड़ा कारण क्या हो गया ज्वार भाटा उत्पादन का, चंद्रमा स्वयं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। कुछ और फाइलें हम यहां देखते हैं। जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो ये समुद्र का किनारा है। यहां से आप ध्यान से देखोगे कि जब भी ज्वार आता है तो पानी ऊपर की ओर आ जाता है, और जब भाटा आता है तो पानी नीचे की ओर चला जाता है। तो ज्वार और भाटा ये कहलाता है कि जैसे ही ज्वार आएगा पानी ऊपर की ओर जाएगा, और जैसे ही भाटा आएगा पानी नीचे की ओर जाएगा। अब ये आप इसका पानी का स्तर देख रहे होंगे कि कभी ये ऊपर चढ़ जाता है तो कभी ये नीचे चढ़ जाता है। तो जब भी ज्वार भाटा आता है तब पानी इसी प्रकार से समुद्र का ऊपर और नीचे की ओर जाता है, और यही ज्वार भाटा कहलाता है। तो ये तो थोड़ा सा एनिमेशन टाइप हो गया। कुछ और फाइलें हम देखते हैं। जैसे अगर हम ओरिजिनल एक तट को देखें तो माना कि ये तट है, एक समय में ये खाली रहता है और एक समय में ये भर जाता है। भरेगा कब, जब इसमें ज्वार आ जाएगा। ठीक है, तो एक समय में पानी पूरा फुल भर जाता है और एक समय में खाली हो जाता है। तो जब भी ज्वार आएगा तब क्या होगा, पानी ऊपर जाएगा और किनारों से कम हो जाएगा, और भाटा आएगा तब भी क्या होगा, पानी वापस नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ज्वार भाटा यहां पर कार्य कर रहा है। देखिए यहां पर अगर मैं ज्वार भाटा आपको समझाने के लिए चित्र बताऊं, अंतर बताऊं, तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर जब भाटा आएगा तब पूरा सूखा हुआ किनारा नजर आता है, और जैसे ही ज्वार आता है तो पूरा पानी से ये भरा हुआ नजारा दिखाई देता है। जगह एक ही है, क्लिक अलग अलग है, यानी कि जब ये भाटा हुआ तब का सीन है और जब ये ज्वार आया तब का सीन है। ठीक है, तो आई होप आपको ज्वार भाटा बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी कुछ चीजों को हम समझते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। तो ये हमारी स्लाइड है ज्वार भाटे की, और ज्वार भाटे की जो क्लास है वो अब हम शुरू कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जब भी पृथ्वी के ऊपर ज्वार भाटा आता है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है तो इसका कारण कौन होता है? तो इसका कारण होता है सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल में अधिकतर प्रभाव किसका पड़ता है? तो यहां हम लिखेंगे अधिक प्रभाव किसका पड़ेगा? चंद्रमा का। क्यों पड़ता है तो भी हम यहां क्लियर कर देते हैं कि वैसे तो चंद्रमा सूर्य से 2.6 लाख गुणा छोटा है, परंतु यह सूर्य की अपेक्षा 380 गुणा नजदीक है। ठीक है ना? तो वैसे तो चंद्रमा बहुत छोटा है, परंतु सूर्य की अपेक्षा 380 गुणा ये पृथ्वी के नजदीक है। इस वजह से क्या होता है, इस कारण 2.17 गुणा अधिक ज्वार उत्पन्न करता है। ठीक है, इस चीज को आप माइंड में सेट कर देना कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है और अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? चंद्रमा का। और ये जानकारी है
कि यह सूर्य से 2.6 लाख गुना छोटा है, परंतु ये 380 गुना नजदीक होने की वजह से 2.17 गुना अधिक ज्वार उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ये चीज को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं कि ज्वार भाटा काम कैसे करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की। ये पृथ्वी है और यहां पर हम बात करते हैं चंद्रमा की। ये चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा। देखिए, और अगर हम बात करें तो पृथ्वी के चारों तरफ यहां पर आपको पानी की मात्रा दिखाई दे रही होगी। तो ये एक हम काल्पनिक रूप से देख लेते हैं कि ये जो पानी की मात्रा है वो इस प्रकार से संतुलित अवस्था में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब चंद्रमा का इस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण का। जैसे ही चंद्रमा का इस पर प्रभाव पड़ेगा तो ये पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा। अब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो पृथ्वी का जो लिक्विड है यानी कि इसका पानी है वो चंद्रमा की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देगा। तो यहां पर मैं कलर चेंज कर देता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से पानी है जो आकर्षित होगा। तो पानी इस प्रकार से चंद्रमा की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है ऐसे, क्योंकि पानी ऊपर की ओर उठ गया, पानी ऊपर की ओर उठ गया और ये चंद्रमा की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है इस तरीके से। जब चंद्रमा की तरफ से आकर्षण लगता है, ठीक है ना, इसकी तरफ से आकर्षण लगता है, तब पानी इसकी तरफ खींचा जाता है। तो इसको हम कहते हैं ज्वार। क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। अब देखिए, ऐसा होता है कि पृथ्वी के जस्ट बैक साइड में यानी कि यहां पर पृथ्वी अपना एक संतुलन बल स्थापित करती है। देखा जाता है ना कि कई बार हम अगर नॉर्मल उदाहरण ले कि हम किसी भी चीज को उठाते हैं ना, तो उस चीज के भार के अकॉर्डिंग हम थोड़ा पीछे भी झुक जाते हैं। जैसे हमने स्टूल उठाया है, अगर वो भारी है तो हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा पीछे भी झुक जाएंगे। गैस की टंकी हमने पकड़ ली है और दोनों हाथों से पकड़ी है तो हम उसके अकॉर्डिंग पीछे की ओर झुक जाएंगे। तो हम संतुलित बल लगा रहे हैं, संतुलन बल लगा रहे हैं उसको संतुलन में लाने के लिए। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि किसी बाइक के साइड में अगर दूध की टंकियां है तो बाइक हमेशा टेढ़ी चलेगी, यानी कि दूसरी तरफ की झुकाव की ओर चलेगी। तो ऐसा होता है संतुलन स्थापित करने के लिए। तो पृथ्वी का पानी यहां से ऊपर की ओर उठ गया है, तो इस समय पृथ्वी अपना संतुलन स्थापित करेगी और इसको अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो पृथ्वी के बैक साइड में भी पानी है जो इस प्रकार से ऊपर की ओर उठ जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये क्यों उठा है? ये उठा है अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण ये पानी ऊपर की ओर उठा है, ठीक है। ये पानी ऊपर उठा है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, बैक साइड में पानी ऊपर उठा है अपकेंद्रीय बल के कारण। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही यहां पानी ऊपर उठता है तो उसको हम कहते हैं ज्वार, ठीक है ना। तो इस ज्वार को हम प्रत्यक्ष ज्वार के नाम से भी जानते हैं। और इसके दूसरी तरफ का जो भाग उठा है यह भी ज्वार कहलाएगा, परंतु इस ज्वार को हम कहेंगे अप्रत्यक्ष ज्वार। क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष ज्वार कहेंगे। तो ये दोनों तरफ ज्वार उत्पन्न हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक दिन में 2 बार ज्वार उत्पन्न होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष ज्वार, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जब पानी संतुलित अवस्था में था, पानी संतुलित अवस्था में था और दोनों तरफ से पानी ऊपर की ओर उठ गया है, तो सिंपल सी बात है कि यहां से पानी की कमी हो जाएगी, पानी नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि पानी यहां से तो बाहर आ गया और पानी यहां पर नीचे चला जाएगा। तो ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं भाटा, यहां भी भाटा। तो ये ज्वार और ये भाटा कहलाता है, ठीक है ना। ध्यान से समझोगे तो आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी कि ज्वार और भाटा किसे कहते हैं। ज्वार पानी को ऊपर उठने की प्रक्रिया होती है, उसको ज्वार कहा जाता है। पानी नीचे जाता है उसको हम भाटा कहते हैं। तो इस प्रकार से यह ज्वार भाटा कहलाता है। तो ये तो एक सिंपल सी चीज होगी कि हमें जानकारी में आ गया कि ज्वार भाटा कैसे काम करता है। अब देखिए, अब अगर हम देखें कि ज्वार और भाटा दिन में कितनी बार होता है, तो एक दिन में, यानी कि चंद्रमा भी यही है ना, तो एक दिन में अगर हम बात करें तो 2 बार ज्वार और 2 बार भाटे आते हैं। अब इनके बीच का अंतर कितना होता है ये हमें देखना है, इनके बीच का अंतर कितना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी जो राउंडिंग करती है ना, पृथ्वी क्या करती है?
पृथ्वी जो राउंडिंग करती है वह 24 घंटे में करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में करती है। तो अब सिंपल सी बात है कि माना कि ये वाला स्थान जहां पर ज्वार आया है प्रत्यक्ष, इसको हम कहते हैं ए फॉर एप्पल। ये ए पॉइंट है। ये क्या है? ए पॉइंट है। अब अगर कोई पूछे कि यहां ए पॉइंट पर ज्वार आ गया है, अब इसी ए पॉइंट पर वापस ज्वार कब आएगा, वापस ज्वार कब आएगा, तो हमें यह जानकारी है कि पृथ्वी है जो अपने अक्ष पे घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए यही स्थान वापस जब यहां आएगा ना, यही स्थान वापस यहां आएगा तभी ज्वार आएगा, क्योंकि चंद्रमा वापस इसके सामने आ जाएगा। तो हमें यह भी जानकारी है कि पृथ्वी एक राउंड करने में 24 घंटे लगाती है। कितना? 24 घंटे। तो यही पॉइंट वापस यहां आने पर 24 घंटे लेगा। कितना लेगा? 24 घंटे लेगा। तो कोई हमें पूछे कि अगला प्रत्यक्ष ज्वार, ये प्रत्यक्ष ज्वार है, अगला प्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा, तो हम कहेंगे 24 घंटे में। क्या कहेंगे? 24 घंटे में। परंतु ये पूरे 24 घंटे नहीं होते, ये 24 घंटे और 52 मिनट होते हैं। 24 घंटे और 52 मिनट होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर पृथ्वी तो 24 घंटे में घूमती है, तो ये 52 मिनट क्या है, 52 कहां से आया है? तो देखिए क्या होता है कि हम केवल पृथ्वी के घूर्णन को ही नहीं पढ़ेंगे, चंद्रमा के परिक्रमण को भी पढ़ेंगे। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्र लगाता है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है? चक्र लगाता है इस प्रकार से। अब जब ये पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगाता है तो कितना समय लेता है? तो ये लगभग 27.5 दिन लेता है या 28 दिन लेता है। 27.5 या 28 दिन लेता है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में। तो कहा जाता है कि जब पृथ्वी एक राउंड कर लेती है, यानी कि एक पूरा दिन निकाल देती है 24 घंटे का, ठीक है ना, 24 घंटे पृथ्वी एक पूरा घूर्णन कर लेती है, तब चंद्रमा 2/55 भाग आगे की ओर खिसक जाता है। यानी कि जैसे ही ये ए स्थान से वापस 24 घंटे में घूम के यहां आएगी, तब तक चंद्रमा यहां पर 2/55 भाग आगे खिसक जाएगा। यानी कि यहां खिसकने के बाद में ये यहां पहुंच जाएगा। तो ज्वार भाटा किसके कारण आता है? चंद्रमा के कारण। तो जैसे ही पृथ्वी घूमने के बाद में यहां पर आ गई, पृथ्वी अपना जो घूर्णन करने के बाद में यहां पर आ गई, तो यहां देखा कि चंद्रमा तो है ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा एक दिन में या 24 घंटे में 2/55 भाग आगे की ओर चला गया। 2/55 भाग आगे की ओर चला गया। और जब 2/55 भाग आगे चला गया तो पृथ्वी के इस पॉइंट को चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कम से कम अब 52 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 52 मिनट लगेंगे। तो अब कोई पूछे कि जब कोई प्रत्यक्ष ज्वार आता है तो उसी स्थान पर वापस प्रत्यक्ष ज्वार आने के लिए कितना अंतराल लगेगा या कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे कि 24 घंटे और 52 मिनट का समय अंतराल लगेगा। और कोई पूछे कि कितना लेट हो जाएगा, तो हम कहेंगे 52 मिनट लेट हो जाएगा, क्योंकि 24 घंटे में तो वो पहुंच ही जाएगी, तो 52 मिनट उसको लेट हो जाएगा यहां पर पहुंचने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से आप समझना कि ए बिंदु पर ज्वार उत्पन्न हो गया, इसी बिंदु पर वापस प्रत्यक्ष ज्वार, क्योंकि हम प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, वापस प्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा, तो 24 घंटे 52 मिनट में यह प्रत्यक्ष ज्वार वापस आएगा। 24 घंटे 52 मिनट में यह वापस प्रत्यक्ष ज्वार आएगा। ठीक है ना, माइंड में रखना। अब देखिए यहां से कोई हमें पूछे कि ए बिंदु पर वापस अप्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा, तो सिंपल सी बात है, अप्रत्यक्ष ज्वार तो पीछे की ओर आता है। तो हम देखते हैं कि यहां पर पृथ्वी का एक राउंड करने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है ना, 24 घंटे लगते हैं और चंद्रमा आगे खिसक जाता है तो 52 मिनट लगते हैं। तो यहां पर आने पर अप्रत्यक्ष, क्योंकि ये पार्ट है जो यहां आ जाएगा, यहां आने पर इसको कितना समय लगेगा, इसका आधा, यानी कि 12 घंटे और 26 मिनट। ठीक है ना, तो कोई कहे कि प्रत्यक्ष ज्वार आने में कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे 24 घंटे 52 मिनट। कोई पूछे कि अप्रत्यक्ष ज्वार आने में कितना समय लगेगा, हम कहेंगे 12 घंटे 26 मिनट। तो ये अप्रत्यक्ष ज्वार हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज की जानकारी रखना आप। प्रत्यक्ष ज्वार को दैनिक ज्वार भी कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्वार को दैनिक ज्वार भी कहते हैं, क्योंकि पूरे दिन में एक ज्वार काउंट हो रहा है, पूरे दिन में एक ज्वार काउंट हो रहा है, यानी कि दैनिक। ठीक है, और अप्रत्यक्ष को हम अर्ध दैनिक ज्वार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्वार की बात है जो आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखिए यहां पर जो अप्रत्यक्ष ज्वार है ना, इसको हम केवल ज्वार के नाम से भी जान सकते हैं। माने कि ए बिंदु पर एक ज्वार आ गया, ठीक है,
अगला ज्वार कब आएगा, तो हमें प्रत्यक्ष माइंड में नहीं रखना है, हमें अप्रत्यक्ष माइंड में रखना है, यानी कि ये, क्योंकि इसके बाद तो अगला ज्वार कौन सा है, यही तो है अप्रत्यक्ष। तो इसका मतलब अगला ज्वार पूछते ही 12 घंटे 26 मिनट हमें माइंड में रखना है। अब देखिए, जैसा कि ये दोनों ज्वार हो गए, ये दोनों है भाटे, ये दोनों क्या है, भाटे। अब कोई पूछे कि यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो यहां से यहां पहुंचने, यानी कि इस प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष में पहुंचने पर कितना लगता है, 12 घंटा 26 मिनट लगता है। तो कोई पूछे कि प्रत्यक्ष ज्वार के बाद में भाटा आने में कितना समय लगेगा, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि इसका भी आधा हो जाएगा। तो यहां पहुंचने में 6 घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे, और इसका आधा लग जाएगा, यानी कि 13 मिनट। तो हम कहेंगे 6 घंटे 13 मिनट। ये किस चीज के हैं, ये है ज्वार के बाद में भाटा, भाटा आने का क्या समय रहेगा, तो हम कहेंगे 6 घंटे 13 मिनट। ठीक है ना, इस चीज को आप समझना ध्यान से। अगर प्रत्यक्ष ज्वार पूछे 24 घंटे 52 मिनट, अप्रत्यक्ष पूछे तो 12 घंटे 26 मिनट, और ज्वार के बाद में भाटे के बारे में पूछे तो 6 घंटे 13 मिनट। ये अनुपातिक स्थिति हमें माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये ज्वार भाटे की जो प्रोसेसिंग है हमें माइंड में रखनी है और याद रखनी है कि किस प्रकार से यह पूछा जा सकता है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, कोई यहां पर पूछ ले कि किसी स्थान पर इतने बजे भाटा आया है, इतने बजे भाटा आया है, अगला भाटा इस पे कब आएगा, तो अगला भाटा कहां आएगा, यहीं आएगा, समय यही रहेगा 12 घंटे 26 मिनट। तो उस समय में 12 घंटे 26 मिनट आप जोड़ दीजिए, तो आपके अगला जो भाटा है वो यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है, सेट रखनी है। अब देखिए, अब ये मैंने इतना आपको क्यों सिखाया है, क्योंकि इसके पीछे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पुटअप किए जाते हैं, तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूं, उसका उत्तर आपको नहीं बताना है, मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से उसके उत्तर है जो निकाले जाते हैं। तो आप ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चंस है मैं यहां आपको दिखा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहां इस प्रकार से पूछा गया है, यदि चंद्रमा की घूर्णन व परिक्रमण दोनों गतियों को दुगना कर दिया जाए तो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितनी देर से आएगा। ठीक है ना, यदि चंद्रमा की घूर्णन व परिक्रमण दोनों गतियों को दुगना कर दिया जाए तो एक ज्वार के बाद में दूसरा ज्वार कितनी देर से आएगा। अब आप लोगों को अगर जानकारी है तो अपने मन में सोच ही रखिए, और मैं यहां आपको बता रहा हूं कि कितनी देर में आएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ठीक है ना, और ये हमारा चंद्रमा है, मून। ठीक है, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा हो गया। जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी है जो घूर्णन करती है इस प्रकार से, और जब ये घूर्णन करेगी तब 24 घंटे बाद में जब ये वापस यहां पर आएगी, जब ये वापस इस पॉइंट पे आएगी, तब जो चंद्रमा है वो कितना खिसक जाएगा आगे, 52 मिनट आगे खिसक जाएगा। 52 मिनट, यानी कि ये जो यहां से गैप है, ये वाला जो गैप है, ये गैप 52 मिनट का रहेगा। अब देखिए, प्रश्न ध्यान से समझना, यदि चंद्रमा की घूर्णन व परिक्रमण दोनों गतियों को दुगना कर दिया जाए, तो सबसे पहला प्रश्न है तो घूर्णन यानी कि चंद्रमा का अपने अक्ष पे घूमना। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर घूम रहा है, कितना भी घूमे, कितना भी तेज घूमे, धीरे घूमे, उसका ज्वार से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो घूर्णन यहां पर हमें कंफ्यूज करने के लिए कहा हुआ है, तो घूर्णन तो हम भूल जाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, परिक्रमण की। परिक्रमण दोनों गतियों को दुगना कर दिया जाए, यानी कि परिक्रमण को दुगना कर दिया जाए। इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स हो गया कि जब पृथ्वी एक घूर्णन पूरा कर लेगी तो इसको 24 घंटे हो जाएगा। तो 24 घंटे में चंद्रमा कितना खिसक रहा था आगे, 24 घंटे में 52 मिनट खिसक रहा था। कितना खिसक रहा था, 52 मिनट खिसक रहा था। अब अगर इसकी परिक्रमण गति को दुगना कर दिया गया है तो पृथ्वी जैसे ही 24 घंटे यहां पूरी करेगी, 24 घंटे पूरी करेगी, तो इसको तो डबल कर दिया है ना, तो ये चंद्रमा चला जाएगा इधर। चंद्रमा कहां चला जाएगा, इधर, यानी कि 52 ये और 52 ये, चंद्रमा यहां पहुंच जाएगा। तो 52 और 52 कितने हो गए, 104 हो गए। 52 और 52 कितने हो गए, 104 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी जब एक राउंड कंप्लीट करेगी तब तक ये 104 मिनट आगे चला जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की परिक्रमण गति को हमने दुगना कर दिया। ठीक है, तो अब क्या प्रश्न है
यदि चंद्रमा की घूर्णन व परिक्रमण दोनों गतियों को दुगना कर दिया जाए तो एक ज्वार के बाद में दूसरा ज्वार कितनी देर में आएगा। यानी कि इसी ज्वार के बारे में, प्रत्यक्ष ज्वार के बारे में नहीं पूछा हुआ है, इस ज्वार के बारे में पूछा हुआ है कि इस ज्वार से इस ज्वार में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो हम यहां समय क्या पूछा हुआ है, कितनी देर से आएगा। तो 24 घंटे तो ये हो गए, 24 घंटे तो ये हो गए, और समय कितना हो गया, इसका आधा हो जाएगा 104, क्योंकि 104 तो प्रत्यक्ष में लग रहा है, अप्रत्यक्ष में 104/2 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 52 मिनट। कितना हो जाएगा, 52 मिनट हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा 52 मिनट। ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। आप सोच रहे हो कि ज्वार भाटा बहुत इजी वे में पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछा जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो आपको ये माइंड में रखना है कि कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति को आधा कर दिया जाए, तो पहले तो दुगना कर दिया था, अब क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। तो एक ज्वार के बाद में दूसरा ज्वार कितनी देर में आएगा। एक ज्वार के बाद में दूसरा, यानी कि अप्रत्यक्ष ज्वार की बात की हुई है। तो हम देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और ये ऐसे राउंड करती है, और राउंड करने पर 24 घंटे में यहां पहुंच जाती है। इस 24 घंटे से पहले चंद्रमा यहां पर था, ठीक है ना, चंद्रमा यहां पर अपना इफेक्ट डाल रहा था, पर 24 घंटे के बाद में जैसे ही ये राउंड पूरा करती है, उस समय चंद्रमा की परिक्रमण गति को आधा कर दिया है। पहले तो ये कितना जा रहा था 24 घंटे में, 52 मिनट, 52 मिनट लेट हो रहा था ना, परंतु अब यहां पर क्या किया है, परिक्रमण गति को आधा कर दिया है। तो सिंपल सा है कि ये यहां आ जाएगा, यानी कि 26। प्रश्न के हिसाब से जब पृथ्वी पूरा राउंड ले लेगी तब चंद्रमा की परिक्रमण गति आधी रह जाएगी। तो ये हो गई आधी, यानी कि 26 मिनट। तो इसको कितना समय लगेगा, 24 घंटे 26 मिनट, 26 मिनट। अब ये क्या कह रहा है कि अगला ज्वार, यानी कि यहां पर कितना समय लेट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 26 में हम 2 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 13, तो 13 मिनट रह जाएगा, क्योंकि यहां पर पहुंचने में 13 लगते हैं, पूरे पहुंचने में 26 लगेगा इस प्रश्न के हिसाब से। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है बी 13 मिनट। बी 13 मिनट यहां पर हमारा आंसर रह जाता है। अब देखिए, ये तो दूसरा प्रश्न हो गया जो कि चंद्रमा से संबंधित था। अब हम बात करते हैं किससे, पृथ्वी से संबंधित प्रश्न की। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति दुगनी हो जाए तो एक दैनिक ज्वार के बाद में दूसरा दैनिक ज्वार कितनी देर में आएगा। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, ये इस तरीके से राउंड लेती है, ठीक है, और ये है हमारा चंद्रमा, और चंद्रमा यहां पर रहता है। अब यहां क्या कहा हुआ है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति दुगनी हो जाए तो एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार कब आएगा। तो देखिए ध्यान से, पृथ्वी की घूर्णन अगर नॉर्मल है तो ये 24 घंटे में पहुंचती है, 24 घंटे में पहुंचती है। जब ये 24 घंटे में पहुंचती है ना, तब ये 52 मिनट आगे चला जाता है। अब ये कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति को हम दुगना कर दें। तो सिंपल सी बात है कि पहले जो 24 घंटे में पहुंच रही थी ना, पृथ्वी को दुगना करने पर वो 12 घंटे में ही पहुंच रही है। उसकी स्पीड को दुगना कर दिया ना आपने, तो वो 12 घंटे के अंदर ही पहुंच रही है। तो 12 घंटे में ही ये पहुंच जाती है इधर, और जैसे ही 12 घंटे में पहुंचती है तो चंद्रमा तो 24 घंटे में 52 मिनट खिसकता है। तो ये 12 घंटे में ही पहुंच गई, तो 12 घंटे में तो ये 52 मिनट पहुंचा ही नहीं, ये अभी तक तो 26 मिनट ही पहुंचा है। बात समझ में आई। जो पृथ्वी 24 घंटे में पहुंचती थी उसको समय लगता था चंद्रमा को 52 मिनट का, तो ये पहले ही पहुंच गई 12 घंटे में ही। तो चंद्रमा ने अभी तक यात्रा की थी जो 26 मिनट की ही की थी, तो 26 मिनट की यात्रा की। तो इसके बाद में ये कह रहा है कि अगला दैनिक ज्वार कब आएगा। तो सिंपल सी बात है कि जब ये 26 मिनट की यात्रा करेगा तो अगला दैनिक ज्वार कब आएगा, 26 मिनट बाद आएगा, यानी कि सी आंसर हमारा रहेगा। क्योंकि दैनिक ज्वार क्या है, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष ज्वार को दैनिक कहते हैं, है ना, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष को दैनिक कहते हैं। अप्रत्यक्ष का होता तो यहां आ जाता और हमारा आंसर हो जाता 13 मिनट। क्या हो जाता, 13 मिनट। अब देखिए, ऐसा है कि अभी मैं समझा रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में इस वीडियो को वापस देखना, आप धीरे धीरे कॉपी पेन लेके बैठना, तो आपको ये समझ में आ जाएगी सारी बात, और प्रश्न ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति आधी हो जाए तो एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार कितनी देर में आएगा। तो माना कि ये हमारी पृथ्वी है,
ठीक है, और ये घूर्णन करती है इस प्रकार से, और ये हमारा चंद्रमा है, और चंद्रमा इस प्रकार से यहां पर इफेक्ट डालता है। तो देखिए, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति आधी हो जाए, इसका मतलब क्या है कि पहले जो पृथ्वी घूम रही थी ना, पहले घूम रही थी 24 घंटे में घूम रही थी, अब गति को आधा कर दिया, तो पृथ्वी जो पूरा राउंड लेगी ना, वो डबल समय में लेगी, यानी कि 48 घंटे में लेगी। कितना लेगी? 48 घंटे में लेगी। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि पृथ्वी को घूमने में कितना लग जाएगा समय? 48 घंटे लग जाएगा। अब जब पृथ्वी को घूमने में 48 घंटे लगेगा, उस समय चंद्रमा कितना चला जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि 24 घंटे में चंद्रमा 52 मिनट लेता है। 24 घंटे में चंद्रमा क्या लेता है? 52 मिनट लेता है। तो 48 घंटे में तो ये क्या ले लेगा? 52 मिनट और ले लेगा, यानी कि 104 मिनट एक्स्ट्रा ले लेगा। अब प्रश्न क्या है? दैनिक ज्वार के बाद में दूसरा दैनिक ज्वार कितनी देर से आएगा? तो सिंपल सी बात है, 104 मिनट देर से आएगा। 104 मिनट देर से आएगा, तो हमारा आंसर यहां पर हो जाता है सी, 104 मिनट। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो और चाहे पीसीएस के एग्जाम हो, आईएएस के एग्जाम हो, इन सब में ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं ज्वार भाटा से रिलेटेड। अगर आपका यह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ऐसे प्रश्न आप जो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए ये वाले क्वेश्चन। अभी एक और कॉन्सेप्ट बाकी है, आप 2 मिनट का वेट कीजिए, हम दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर ज्वार भाटे का शुरू कर रहे हैं। कैसे आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? एक बार कमेंट कीजिए, सब लोग जग तो रहे हैं ना, या सो गए आप लोग? गुड मॉर्निंग सभी को। सर पीडीएफ डालना जरूर। यस सर। जग रहे हो ना सभी लोग? कॉन्सेप्ट खुद ऐसा है थोड़ा सा कि आपको मे भी थोड़ा सा परेशानी हो गई हो। वेलकम सरिता, कहाँ घूम कर आए हो? चलिए, अभी हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अधूरा है, तो हम ज्वार भाटे वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद में 10 क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद में आप लोग फ्री हो जाएंगे। ठीक है, देखिए
ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी। क्या है? ये पृथ्वी है। तो सूर्य और पृथ्वी इस प्रकार से यहां पर अवस्थित है। अब देखिए क्या होता है, चंद्रमा है जो इसके चारों तरफ चक्र लगाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा और चंद्रमा। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट को आप समझना ध्यान से। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आती है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सीजीगी। क्या कहते हैं? सीजीगी। और ये हम पढ़ चुके हैं, सीजीगी कहते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी किसी भी तरीके से एक सीध में आते हैं तो इस स्थिति को हम सीजीगी कहते हैं। और जब चंद्रमा इसके बीच में आता है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो इसको हम कहते हैं युति। क्या कहते हैं? युति। युति में क्या होता है? सूर्य होता है, इसके बाद में चंद्रमा होता है और इसके बाद में क्या होती है? पृथ्वी होती है। ये होता है हमारा युति। युति के बाद में चंद्रमा क्या करता है? राउंड लेता है। चंद्रमा यहां जाएगा, उसके बाद में यहां जाएगा, उसके बाद में यहां जाएगा और उसके बाद में यहां जाएगा। इस प्रकार से यह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है ना? तो जब ये चक्र लगाता है तब जब चंद्रमा यहां आ जाएगा, उसके बाद में ये यहां आ जाएगा तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा हो जाता है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं वियुति। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी में बता रहा हूं आपको। वियुति यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति, ये कहलाती है वियुति। अब युति है ना, उसको कहा जाता है अमावस। क्या कहा जाता है? अमावस्या कहा जाता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि ये हो जाती है अमावस्या। और वियुति की स्थिति कहलाती है पूर्णिमा। क्या कहलाती है? पूर्णिमा। ठीक है ना? तो अब मैं अमावस्या और पूर्णिमा की बात नहीं करके युति और वियुति की बात करूंगा। तो यहां पर ध्यान रखना कि जब भी युति या वियुति की स्थिति होती है तब जो ज्वार की स्थिति होती है ना, ज्वार की स्थिति दीर्घ की होती है, यानी कि दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। दीर्घ ज्वार को हम वृहत ज्वार भी कहते हैं या इसको हम उच्च ज्वार भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। ठीक है ना? युति या वियुति की जब भी स्थिति आती है, यानी कि पूर्णिमा या अमावस की स्थिति आती है, यानी कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में सीजीगी की स्थिति में रहते हैं, तब हमेशा ज्वार दीर्घ होगा। अब दीर्घ ज्वार क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दीर्घ ज्वार को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम अगली बात करते हैं। देखो होता क्या है कि जब भी सबसे पहली स्थिति आ गई, यानी कि इनकी स्थिति आ गई, तो इनकी स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के एक तरफ है, तो इन दोनों का मतलब मिला हुआ प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। तो चंद्रमा तो नॉर्मली इफेक्ट लगा ही रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव लगा ही रहा है और साथ में सूर्य भी लगाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही सूर्य लगाता है तो यहां पर जो ज्वार आता है, यहां पर जो ज्वार आता है वो नॉर्मली ज्वार आता है उससे 20% अधिक पानी ऊपर उठ जाता है। नॉर्मली जो ज्वार आता है उससे 20% ऊपर पानी उठ जाता है, तो इसे हम दीर्घ ज्वार कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? दीर्घ ज्वार। तो हम कहेंगे सामान्य से 20% पानी ऊपर, या हम ये कह सकते हैं कि ज्वार अधिक आता है, तो इसको हम दीर्घ ज्वार कहते हैं। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज ये है कि जब ये पानी जितना ज्यादा ऊपर उठेगा, इसके विपरीत यानी कि जहां पर अप्रत्यक्ष ज्वार है वहां भी पानी ऊपर की ओर उठेगा। तो जब दोनों तरफ पानी अधिक मात्रा में उठेगा तो ऑटोमेटिकली जो भाटा है वो 20% नॉर्मल से ज्यादा नीचे जाएगा। ठीक है ना? तो आप ये चीज ध्यान रखना कि सामान्य से जो भाटा है वो नीचे कब जाएगा? युति या वियुति में। सामान्य से ज्वार ऊपर कब आएगा? युति या वियुति में, क्योंकि ये 20% ज्यादा सामान्य से ऊपर रहता है। तो अभी की ये स्थिति है कि युति में तो चंद्रमा और सूर्य साथ में प्रभाव लगा रहे हैं, परंतु वियुति में क्या होता है? वियुति में चंद्रमा पहुंच जाता है इधर। चंद्रमा कहां पहुंच गया? इधर पहुंच गया। परंतु आप ध्यान देखना
कि जैसे ही चंद्रमा यहां पर पहुंच गया है तो चंद्रमा यहां पर इफेक्ट डालेगा, तो यहां से पानी है जो ऊपर की ओर उठेगा। परंतु आप यहां पर देखेंगे कि चंद्रमा जब यहां इफेक्ट डाल रहा है तो इधर कुछ मात्रा में सूर्य भी अपना इफेक्ट डाल रहा है, सूर्य भी इफेक्ट डाल रहा है। तो जैसे ही चंद्रमा यहाँ के पानी को ऊपर खींचता है, यानी कि ज्वार आता है, तो उसी वक्त ये वाला पानी भी ऊपर की ओर खींचेगा। तो ये वाला पानी जैसे ही ऊपर खींचेगा तो सूर्य भी इसकी और मदद करेगा और पानी को और ज्यादा ऊपर खींचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब युति की स्थिति है तब तो ज्वार बड़ा आ ही रहा है, यानी कि दीर्घ आ ही रहा है। वियुति की स्थिति में भी ज्वार दीर्घ आएगा। तो याद रखना कि दीर्घ ज्वार, वृहत ज्वार, उच्च ज्वार या स्प्रिंग टाइड कब आता है? जब युति या वियुति या सिजिगी या अमावस या पूर्णिमा की स्थिति हो, तब ये दीर्घ ज्वार आता है। अब बात आती है किसकी? लघु ज्वार की। तो ये तो हो गया हमारा दीर्घ ज्वार। तो यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं और यहां मैं लिखता हूं लघु ज्वार। देखिए लघु ज्वार क्या होता है? जब चंद्रमा इस तरीके से चलता हुआ यहां आ जाएगा तो ये अमावस है, ठीक है ना। अमावस के बाद में क्या होती है? पूर्णिमा होती है। तो पूर्णिमा से पहले क्या तारीखें चलती है? जैसे अमावस के बाद में आती है शुक्ल पक्ष की प्रथमा। तो शुक्ल पक्ष की प्रथमा को यहां पहुंचा, द्वितीया को, तृतीया को, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी और अष्टमी को ये यहां पहुंच जाता है, चंद्रमा यहां पहुंच जाता है। अब देखिए क्या होता है। अब चंद्रमा जब यहां पहुंच गया तो सिंपल सी बात है कि चंद्रमा ने जैसे ही यहां पर पहुंचा तो इसने यहां पर ज्वार उत्पन्न कर दिया। क्या उत्पन्न कर दिया? ज्वार उत्पन्न कर दिया। तो जैसे ही ज्वार उत्पन्न किया, परंतु उसी वक्त सूर्य यहां पर, सूर्य ने कहा कि मेरे यहां पर भाटा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो जितना भाटा यहां से नीचे जाना चाहिए ना, सूर्य उतना भाटा नीचे जाने देता नहीं है और भाटे को भी अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। तो जैसे ही ये पानी ऊपर की ओर आना चाहता है चंद्रमा के लिए, सूर्य वहां पर अपना इफेक्ट भी डालना शुरू कर देता है, यानी कि जो भाटा नीचे की ओर गया है उस भाटे को ये जाने नहीं देता है, उसको ये ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देता है। तो यहां पर जितना ज्वार सामान्य रूप में होता है उतना ज्वार होता नहीं है, उससे 20% नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लघु ज्वार कहते हैं। लघु ज्वार यानी सामान्य से 20% कम ज्वार को हम लघु ज्वार कहते हैं। और ये कब होता है? तो ये होता है शुक्ल और या फिर कृष्ण पक्ष, शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को। ध्यान रखना लघु ज्वार कब उत्पन्न होगा? शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को, या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को, क्योंकि यहां पर तो शुक्ल पक्ष आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया जिसकी सप्तमी अष्टमी आ गई। यहां पर आने पर पूर्णिमा हो जाएगी, पूर्णिमा के बाद में वापस कृष्ण पक्ष की एकम, दूज, तीज ऐसे करने के बाद यहां पर सप्तमी अष्टमी आ जाएगी, सप्तमी अष्टमी आ जाएगी। तो यहां पर आ जाता है आपका क्या? लघु ज्वार आ जाता है, लघु ज्वार आ जाता है। यहां भी लघु ज्वार आ जाता है, यहां पर आपके दीर्घ ज्वार आ जाता है, यहां भी आपके दीर्घ ज्वार आ जाता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना और माइंड में रखना कि किस प्रकार से ये मामला चलता रहता है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहां पर मैं देखूं कि लघु ज्वार के समय क्या होता है, लघु ज्वार के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इसकी समकोणिक स्थिति बन जाती है। तो जब भी समकोणिक शब्द आए ना तो भी ध्यान में रखना कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की समकोणिक स्थिति होती है तब कौन सा ज्वार आता है? तो हम कहेंगे कि इस समय लघु ज्वार आता है। कौन सा आता है? लघु ज्वार आता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, जो इसके अंतर्गत बनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, आप इस वीडियो को वापस देखोगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखिए, अब कुछ चीजें हम यहां देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये चित्र कैसे काम करता है। ये देखिए, नीप, निप का अर्थ क्या होता है? निप का अर्थ होता है लघु ज्वार। क्या होता है? लघु ज्वार होता है। और स्प्रिंग का अर्थ क्या होता है? दीर्घ ज्वार, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो आप यहां पर देखेंगे इस प्रकार से चल रहा है ये। सबसे पहले अगर हम यहां देखें तो या तो चंद्रमा यहां होगा पूर्णिमा को, या चंद्रमा सूर्य के पास में होता है अमावस को। दोनों समय में यहां पर पानी ज्यादा ऊपर की ओर उठा हुआ है, उसको हम स्प्रिंग टाइड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्प्रिंग टाइड कह रहे हैं, यानी कि ये दीर्घ ज्वार आ गया। अब जब भी चंद्रमा यहां जाएगा या यहां जाएगा तो इस समय क्या होगा? पानी सामान्य से 20% कम उठेगा, है ना। तो उसको हम लघु ज्वार कहते हैं। तो ये स्थिति रहती है, आपको किताबों में ये देखने को मिल जाएगी। एक चीज और आप थोड़ा सा ध्यान रखना
कि अभी हम जैसे ये बात करें ना, सूरज को हमने यहां माना है या चंद्रमा को माना है, तो क्या होता है कि जैसे ही ये राउंड घूमना शुरू कर देता है ना, तो इस प्रकार से यहां पर ये सर्कल बनता है ऐसे। तो देखो ये 1/4 भाग हो गया, ये क्या हो गया, 1/4 भाग हो गया। तो इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना। अब जैसे ये यहां आएगा तो ये कौन सा राउंड हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया। प्रश्न कैसा आता है पता है आपको, प्रश्न आता है कि लघु ज्वार निम्न में से कौन से चतुर्थांश में देखने को मिलता है, प्रथम द्वितीय में, द्वितीय तृतीय में, तृतीय चतुर्थ में, चतुर्थ प्रथम में। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रथम द्वितीय में आपको लघु ज्वार देखने को मिलेगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न है वो बनते हैं। तो ये तृतीय हो गया, ठीक है ना, तृतीय के बाद में ये आपका हो जाता, सॉरी द्वितीय होगा, ये हो जाता है आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये हो जाता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश, क्वार्टर कहते हैं जिसको, ठीक है ना। और ये यहां पर जब पहुंच जाता है ना, तो ये अर्धांश कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धांश कहलाता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लोग समझना, तो धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो चीजें मैंने पढ़ी है कुछ मैं उसको आपको रिपीट करवा देता हूं। देखिए सबसे पहले तो ज्वार भाटा के प्रकार, दीर्घ या उच्च ज्वार या स्प्रिंग टाइट, जो मैंने अभी बताया। अब इसको हम अगर देखें कि किस टाइप से ये हम पढ़ सकते हैं, तो देखिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक सीध में होते हैं। इन तिथियों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के संयुक्त प्रभाव के कारण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। इसे हम वृहद या उच्च ज्वार कहते हैं, ठीक है ना। दीर्घ ज्वार की बात आ गई। फिर आती है लघु ज्वार की या निम्न ज्वार की। लघु को निम्न ज्वार भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस कारण सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के जल को भिन्न भिन्न दिशाओं में आकर्षित करते हैं। अतः इस समय उत्पन्न ज्वार औसत से 20% कम ऊंचे होते हैं। इसे लघु या निम्न ज्वार कहते हैं, ठीक है। ये दीर्घ हो गया, ये लघु हो गया, ये स्प्रिंग हो गया, ये निप हो गया। फिर देखिए दैनिक ज्वार किसे कहते हैं, यानी कि एक दिन में केवल एक ही ज्वार आता है, उसको हम दैनिक ज्वार कहते हैं। जब किसी स्थान पर दिन में केवल एक बार ज्वार भाटा आता है, उसे दैनिक ज्वार कहते हैं। दैनिक ज्वार 24 घंटे 52 मिनट के बाद आते हैं। मैक्सिको की खाड़ी और फिलीपाइन द्वीप समूह में दैनिक ज्वार आते हैं, ठीक है ना। अर्ध दैनिक ज्वार, जब किसी स्थान पर दिन में 2 बार 12 घंटे 26 मिनट में ज्वार भाटा आता है, तो इसे अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। ताहिती द्वीप और ब्रिटिश द्वीप समूह में अर्ध दैनिक ज्वार आते हैं। मिश्रित ज्वार क्या होता है, देखिए जब समुद्र में दैनिक और अर्ध दैनिक दोनों प्रकार के ज्वार भाटा का अनुभव लेता है, तो उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। जहां पर दैनिक भी आता हो और अर्ध दैनिक भी आता हो, उसे हम मिश्रित कहते हैं, ठीक है ना। तो जब भी दैनिक ज्वार आता है तो हमें कितना इसमें जोड़ देना है, 24 घंटे 52 मिनट जोड़ देना है। अर्ध दैनिक की बात है तो 12 घंटे 26 मिनट जोड़ देना है। अयन वृत्तीय और विषुवत रेखीय ज्वार, चंद्रमा के झुकाव के कारण जब इसकी किरणें कर्क या मकर रेखा पर पड़ती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कर्क या मकर रेखा पर पड़ती है, तो उस समय आने वाले ज्वार को अयन वृत्तीय कहते हैं। इस अवस्था में ज्वार और भाटे की ऊंचाई में असमानता होती है। कर्क या मकर रेखा पर चंद्रमा की सीधी किरणें पड़ती है, तो उस समय जो ज्वार भाटा आता है ना, उसको अयन वृत्तीय कहते हैं। इसी प्रकार से कर्क या मकर के अलावा विषुवत रेखा पर जब पड़ती है तो उसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखीय ज्वार। जब चांद की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो उस समय ज्वार भाटे की स्थिति में असमानता आ जाती है। ऐसी अवस्था में आने वाले ज्वार को हम विषुवत रेखीय ज्वार कहते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं जो हमने यहां पर देखी है। अब देखिए होता क्या है कि ज्वार भाटा होता है ना, उसकी लाभ और हानि होते हैं। क्या लाभ और हानि होती है, तो देखिए ध्यान से। ज्वार भाटा के लाभ, जब ज्वारीय तरंग तटों की तरफ गति करती है, तो ज्वारीय तरंगों के साथ कुछ मछलियां तटों पर आ जाती है, जिससे वहां रहने वाले लोगों के लिए एक जीविका का साधन बन जाती है। यानी कि जब भी ज्वार भाटे के कारण पानी किनारे पे आता है ना, तो उसके अंदर की जो मछलियां वो किनारे पे रह जाती है, और भाटा आती वापस चला जाता है तो मछलियां वहीं रह जाती है। तो वहां के जो लोग हैं उनके लिए मछलियां उपयोग में आ जाती है, उनकी जीविका का साधन बन जाती है। ज्वारीय तरंगों का उपयोग विद्युत का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। जब यह ज्वारीय तरंगें वापस समुद्र की ओर लौटती है, तो समुद्र के तटों पर पहले से मौजूद सारी गंदगी को अपने साथ में ले जाती है, जिससे समुद्र तट स्वच्छ हो जाता है। अब जैसे ही बहुत सारी गंदगी है समुद्र के तट पे होती है,
तब ये जब पानी आएगा तब किनारों पर आएगा और वापस जाएगा, तब सारी गंदगी को ये साथ में ले जाता है। इसी प्रकार से ये जो भाग है यहाँ पर लहरों का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, क्योंकि उससे टरबाइन है जो घुमाए जाते हैं। ज्वारीय तरंगों के माध्यम से समुद्रों में मौजूद विभिन्न प्रकार के रत्न जैसे शंख, सीप, मोती, मूंगा समुद्र के तटों पे आ जाते हैं, जिनको ढूंढना आसान हो जाता है। हानियां क्या है इससे? ज्वारीय तरंगों की तीव्र गति होने के कारण जब ये जहाजों के विपरीत दिशा में चलती है तो जहाजों को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। अब जहाज को किनारे पे आना है और ये किरणें तरंगे अंदर की ओर जा रही है, तो जहाज किनारे पे आ नहीं पाते, उनको परेशानी देखने को मिलती है। ज्वार भाटा के कारण समुद्र के तटीय और निचले इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, अर्थात वहां पर अत्यधिक पानी बढ़ जाता है, क्योंकि जब पानी आएगा भाटे के कारण तब वो क्या होगा, वहां बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल जाएगी। ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग केवल मजबूत ज्वार वाले स्थानों में ही किया जा सकता है, जो व्यापक उपयोग की संभावना को सीमित कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है आज का ज्वार भाटा।